हम बच्चों को निराश, बहकाए दे, आलसी, कृतघ्न, गलत चीजों से नफरत और पागलपन भरी चीजों जैसे समाजवादियों से प्यार करने से कैसे रोक सकते हैं? बस इस लड़की को देखिए। आप चाहेंगी कि आपका बच्चा ऐसी ना बने, सही है? मुझे पूंजीवाद से नफरत है। मुझे ट्रंप और उनकी पूरी सरकार से नफरत है। मुझे इजराइल देश और नेतन्याहू से नफरत है। वो नीली आंखों वाला शैतान एरिका किर्क और उसकी पूरी सोच से भी नफरत है। मुझे अरबपतियों और खरबपतियों से नफरत है। जब लोग भूख से मर रहे हैं तो हमारे पास एक खरबपति क्यों है? हमारे पास कोई खरपति नहीं है। अब वो खरपति नहीं रहा, ये अलग बात है। हमारे पास इतनी आसान जिंदगी जीने के लिए संसाधन हैं। और क्या? और हाँ, मुझे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, एआई, कंपनियों और पूरे सिस्टम से नफरत है। लोग इससे कम पर भी बगावत कर चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तुम ऑनलाइन स्टाइल्स की हेर फेर वाली सारी चालों के झांसे में आ रही हो। मेरा मतलब क्या है? तुमने उन सबको अपना लिया है। तुम्हें खरपति नहीं चाहिए, तुम्हें समाजवाद चाहिए। तुम्हें इजराइल से नफरत है, तुम्हें एरिका कुक से नफरत है, तुम्हें ट्रंप से नफरत है। तुम एआई पर विश्वास नहीं करती हो। असल में इस लड़की ने अमेरिका और पश्चिम के दुश्मनों की मदद करने वाली हर बात के झांसे में आ गई है। और सिर्फ उसने इन सबके झांसे में आई ही नहीं है, बल्कि वो ये भी शिकायत कर रही है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है और जिंदगी कितनी आसान होनी चाहिए, जबकि साफ तौर पर उसकी जिंदगी बहुत ही आसान है, क्योंकि वो आज की दुनिया में रहती है। अगर उसे 300 साल पहले भेज दिया जाए तो देखो क्या होता। उसे समझ आएगा कि जिंदगी कितनी जटिल थी। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, ना शुक्रगुजार और हर चीज की शिकायत करने वाले। ऑनलाइन अभियान उन्हें ऐसे तयशुदा बोलने के मुद्दे देकर बहुत आसानी से बहका देते हैं जिनके बारे में वे कुछ नहीं जानते। बिल्कुल, वो नहीं बताती कि इस खरबपति ने लाखों लोगों को बहुत अमीर बनाया है। यही असल में अर्थव्यवस्था का तरीका है। नहीं, वो समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रही है और लगातार शिकायत कर रही है। हमें इस पर कुछ करना होगा। ये महिला साफ तौर पर अस्थिर है। उसे बार बार पीछे जाना पड़ता है, वो वापस आती है। वो इतनी परेशान और गुस्से में है कि सचमुच एक जगह खड़ी भी नहीं रह सकती। उसे भागना और हाथ हिलाने पड़ते हैं। मेरा मतलब है, आजकल के कुछ युवाओं में सच में कुछ गड़बड़ है। अगर उसकी प्रोफाइल देखें तो उसमें सामूहिक ब्रेन वॉशिंग के क्लासिक लक्षण हैं और बायो में फिलिस्तीन का झंडा भी है। अगर आप मोबाइल पर उसकी प्रोफाइल देखें तो पाएंगे कि उसने बायो में पसंदीदा सर्वनाम जोड़े हैं। कोई हैरानी की बात नहीं। जब आप किसी को ऐसा करते देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उनकी बुद्धि कम है। ये इसकी सबसे आसान पहचान है। या तो वे उस इस्लामवादी समूह का हिस्सा है जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या वे उन बेवकूफ वामपंथियों में से है जो इस्लामवादियों की हेरफेर की रणनीतियों में फंस गए हैं। कम बुद्धि वाले लोग, या वे लोग जो किसी वजह से उस कम बुद्धि वाली यहूदी विरोधी सोच में फंस गए हैं, जो अपने आप में काफी उबाऊ और खकाऊ है। इन सभी को एक श्रेणी में रखा जा सकता है, चाहे वे अलग दिखें। इन्हें आसानी से बहकाया गया है। सच कहूं तो जब मैं देखती हूं तो सोचती हूं कम बुद्धि। लेकिन हम यहाँ इस बारे में बात करने के लिए हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे इस तरह ना बने। और ग्लेन बेक के पास बहुत से जवाब है। आप इसे देखने वाली है। वैसे स्वागत है द पुशबैक में। मैं मेरा के आपकी होस्ट हूँ। इसको प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारे पास एक रोमांचक घोषणा जल्द ही आने वाली है, तो उस पर ध्यान दें। अब आप उस आंदोलन का हिस्सा है जो पागलपन और मीडिया की चालबाजी के खिलाफ है, जो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बेवकूफ लोगों पर असर कर रही है। हमें इसे बदलना होगा। जब आप किसी व्यक्ति से, खासकर अपने बेटे या बेटी से बात कर रहे होते हैं और आप एक साधारण सवाल भी नहीं पूछ सकते और कह नहीं सकते कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप या किसी और के पक्ष में मनाने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें कंजर्वेटिव बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे समाजवाद के बारे में सुन रहा हूं। ये तथ्य कि आज के युवा सच में सोचते हैं कि समाजवाद अच्छी चीज है, इसका मतलब है कि वे इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि इतिहास ने हमें क्या सिखाया है और समाजवादी विचारधाराओं के तहत दुनिया कैसी दिखती थी। लेकिन आजकल माता पिता खुद को एक बहुत बड़ी उलझन में पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, ज्यादातर लोग जब तक कि आपके बगल में बाल ना हो, दिमागी कोशिकाएं विकसित करते हैं और समझने लगते हैं कि असल में दुनिया में क्या हो रहा है। इसीलिए उम्र बढ़ने पर आप दक्षिण पंथ को वोट देते हैं, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं और आप पहले से किसी विचारधारा में ढाले नहीं गए होते। आप ऐसे समय में बड़े हुए हैं जहां हाँ, मीडिया तो भ्रामक था, लेकिन वो अखबारों के जरिए था और इतनी बड़ी मात्रा में ऑनलाइन जानकारी के जरिए नहीं था, जो बस लगातार विचारधारा थोपती है, थोपती रही है और थोपती रहेगी। कई माता पिता खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां उन्हें समझ नहीं आता कि अपने बच्चे से कैसे बात करें।
एक पागल बच्चा जो खतरनाक चीजों पर विश्वास करता है वही उनके लिए वोट भी करता है। ये साफ दिखता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और अगर आपको असहज महसूस होने लगे तो हम बस 1 सेकंड के लिए ब्रेक ले लेंगे, कुछ हंसी मजाक कर लेंगे और फिर वापस उसी पर आ जाएंगे, क्योंकि यही वो सुझाव दे रहे हैं कि माता पिता करें। अपने बच्चों के साथ बैठें और कहें, चलो बातचीत करते हैं। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर बात करते हुए असहज महसूस होने लगे तो बस कोशिश करें कि माहौल हल्का फुल्का रहे, ठीक है? मैं तुम्हें किसी बात के लिए मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बताऊंगी क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारा बच्चा अजीब विचारधाराएं फैला रहा है तो वो ब्रेन वॉश होकर किसी विचारधारात्मक पंथ का हिस्सा बन गया है। ये सुनने में अतिशयोक्ति जैसा और डरावना लग सकता है, पर इसका मतलब है कि वे ऑनलाइन हेरफेर के शिकार हो रहे हैं। कल्पना करो कि ये सब ऑफलाइन हेरफेर की तरकीबें हैं और वे उन चीजों के लिए बेहद समर्पित हो जाते हैं जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया है। इसलिए अगर तुम उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करोगी तो वह काम नहीं करेगा। वे बहुत गहरे ब्रेन वॉश हो चुके हैं। शायद तुम सही सवाल पूछकर उन्हें उनके तर्कों की समस्याओं पर सोचने के लिए प्रेरित कर सकती हो। और ये रहा पहला सवाल। जब तुम समाजवाद कहते हो तो क्या तुम्हारा मतलब है कि सरकार डेनमार्क की तरह 60% चीजों के लिए पैसे देती है, या फिर सरकार चीजों की मालिक होती है? क्योंकि ये दोनों अलग देश हैं। तो इनमें से कौन सा है? क्या वहां निजी संपत्ति होती है या आप बस बड़ा सामाजिक सुरक्षा तंत्र चाहते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या आप चाहते हैं कि सरकार आपको उन बुरे लोगों से बचाए जिनसे आप डरते हैं? क्या आप चाहेंगी कि भविष्य में सरकार सब कुछ अपने पास रखे और सब नियंत्रित करे जिससे आपको कुछ भी रखने की अनुमति ना मिले? ये अलग बात है। याद रखिए, जिस समाजवाद का इन युवाओं के मन में भर दिया गया है वो असली समाजवाद नहीं है। ये बस एक नया नाम है। आओ हम सब बराबरी के साथ साथ रहेंगे, जो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन सच कहूं तो बिल्कुल बेकार है। आप और मैं ये जानते हैं, लेकिन बच्चे शायद ना जानते हों। सवाल नंबर 1, अगर इसका मतलब सिर्फ है कि सरकार कुछ चीजों के लिए पैसे देती है तो हम 1790 से ही समाजवादी सरकार है और बहस यहीं खत्म हो जाती है। तो फिर हम ये नहीं कह रहे कि बाकी सब कुछ हटा दो, हम बस कह रहे हैं ठीक है, हमें टैक्स और सामाजिक सुरक्षा तंत्र कितना बड़ा होना चाहिए इस पर बहस करनी है। क्या आप समाजवाद से यही मतलब निकालते हैं? आप कहते हैं कि सिस्टम धांधली से भरा है। मेरी अपनी राय है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह धांधली से भरा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, धांधली किसने की है? आप किसे गड़बड़ी सौंप रहे हैं? इसमें कौन गड़बड़ी कर रहा है और कौन इसे ठीक करेगा? मुझे लगता है सबसे जरूरी बात यह है कि जब वे कहते हैं कि इसके लिए यहूदी, ट्रंप या एरिका कुक जिम्मेदार है या उनके दिमाग में जो भी बकवास भरी गई है, आप जानते हैं कि वे गलत है। उन्हें समझाने की कोशिश ना करें, बस बोलने दें। आखिरकार एक समय ऐसा आएगा जब आप उनसे कह सकेंगी, ठीक है, आपको ऐसा मानने से किसे फायदा हो रहा है? वहाँ कौन कौन लोग या ताकतें हैं जिन्हें ये सोचने से फायदा होता है कि सब कुछ यहूदी नियंत्रित करते हैं? शायद वे यहूदी विरोधी लोग हैं। शायद वे लोग हैं जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका ध्यान भटका रहे हैं। ये बात के चरण में आएगा जब वे खुद ऐसे सवाल पूछना शुरू करेंगे, लेकिन अपनी सोच उन पर मत थोपिए। बस उन्हें इस बारे में सोचना शुरू करने दीजिए। ये कैसे काम करता है? आप कहते हैं कि आप समाजवाद के पक्ष में हैं। आज एक ब्रेड की कीमत कितनी है? लगभग बताइए। आपको सटीक आंकड़ा बताने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं है, मैं आपको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आपको ब्रेड की कीमत भी नहीं पता। आज एक ब्रेड की कीमत क्या है या कुछ भी, इसकी कीमत क्या है? अब बताइए, ब्रेड की कीमत किसने तय की? कौन इसका दाम तय कर रहा है? बस एक नाम बताइए, किसी कंपनी का या किसी का भी। तो अगर किसी ने ब्रेड की वैश्विक कीमत तय नहीं की तो ये कैसे तय हो गई? और ये हर दिन हर दुकान में आपकी जिंदगी में इतना सही कैसे रहा? क्या आप जानते हैं कि ब्रेड की कीमत बढ़ने का कारण क्या है? क्या आपने महंगाई के बारे में सोचा है? महंगाई क्या है? ये ऐसे सवाल हैं जो आपके बच्चे को ये एहसास दिलाएंगे कि उन्हें और ज्यादा पड़ताल करनी चाहिए। यहाँ मकसद एक ही, बातचीत में उन्हें समझाना नहीं है, ये उन्हें इस बारे में सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए है कि रुको एक सेकंड, मुझे नहीं पता कि इसका जवाब कैसे दूं। मैं इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रही हूँ। अब अगर दुर्भाग्यवश आपके बच्चे का IQ बहुत कम है तो वे आपसे ऐसे सवाल पूछने पर नाराज हो सकते हैं जो उन्हें असहज महसूस कराते हैं। लेकिन अगर उनमें वाकई कुछ सामान्य समझ है और आपके साथ कुछ हद तक भरोसा और सम्मान है तो वे इन सवालों में दिलचस्पी भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे आपके खिलाफ रक्षात्मक व्यवहार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वे बातचीत के दौरान भड़क नहीं उठेंगे।
लेकिन आप उनमें वो बातें डालना शुरू करना चाहती हैं जो उन्हें खुद से ये सोचने के लिए प्रेरित करें कि मैंने यहाँ क्या मिस कर दिया। मुझे नहीं पता कि ब्रेड की कीमत कैसे तय होती है, जबकि लोग इसकी बात करते हैं। ये अजीब है कि मैं इससे अनजान हूँ। क्या आप एक भी ऐसा देश बता सकते हैं जहां राज्य ने उत्पादन के साधनों का स्वामित्व लिया हो और गरीबों की हालत बेहतर हुई हो? और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण चाहता हूं और मैं आपका सबसे अच्छा उदाहरण भी मान लूंगा, लेकिन वो कहां है, वो जगह कहां है जहां गरीबों की हालत बेहतर हुई? चलिए इसे देखते हैं। जब सरकार नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है और सब पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है, तो क्या वो वास्तव में उन लोगों की मदद करती है जिन्हें आप मदद करना चाहते हैं? हाँ, बेशक, ये अमीरों को बहुत अमीर होने से रोकता है। बढ़िया। ये बस दोषारोपण का खेल है, लेकिन इससे गरीबों की हालत बेहतर नहीं होती। ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है कि यही गरीब लोगों की समस्या का हल है। और याद रखिए, इसकी जड़ में उनका डर है कि वे हमेशा गरीब ही रहेंगे, कि इन्हीं को इन बुरी सरकारों से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और आप उन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रुकिए, सरकारें शायद जितना आपको बताया गया है उससे भी ज्यादा बुरी हो सकती हैं, बस उस तरीके से नहीं जैसा आपने अब तक माना है। जब सीमा खुलती है, कोई भी सीमा, कोई भी दशक, इस देश में लोग किस दिशा में भागते हैं? दीवार किसने बनाई और बंदूकें किस ओर थीं? ये सच में दिलचस्प सवाल है। लोग किस ओर भागते हैं? जिन लोगों को आप इतनी मेहनत से अपने देश से निकाले जाने से बचा रहे हैं, आखिर वे ही क्यों? वे आपके देश में क्यों आना चाहते हैं? क्या आपका देश शायद उससे बेहतर है जितना आपको बताया गया है? ये बहुत अच्छा है। मुझे पता है चीजें खराब है और मैं इसे नकार नहीं रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या हमारे पास कोई नजरिया है, आज गरीब बनना चाहेंगे या 1900 में अमीर। वैसे आप में से एक के पास एंटीबायोटिक्स हैं, दूसरे के पास नहीं है। क्या आप यहां या अफ्रीका में गरीब होना चाहेंगे? देखिए, कोशिश करें और उन्हें याद दिलाएं कि ये सवाल क्या कर रहे हैं। ये उन्हें दिखा रहे हैं कि रुको एक सेकंड, शायद मेरा देश सबसे बुरा है वाली बात सच नहीं है। शायद मैं सच में ऐसा नहीं मानती। शायद मैं बस वही रटी रटाई बातें दोहरा रही हूँ जो मुझे बरगलाकर थमा दी गई हैं। अगर आप और मैं दोनों एक समझौता करते हैं, हम दोनों लेन देन करते हैं, मैं आपकी दुकान में आता हूं और लेन देन करता हूं और हम दोनों खुश होकर वहां से जाते हैं, किसे नुकसान हुआ? किसी को तय करना होता है कि आपके काम की कीमत क्या है। क्या आप चाहते हैं कि फैसला आप और पैसे देने वाला करे या कोई हथियारबंद तीसरा आदमी करे जिसने आप दोनों में से किसी को कभी देखा तक न हो? अपने बच्चों से ये सवाल पूछिए और बस कोशिश कीजिए कि उनसे तर्क संगत बातचीत करें और उन्हें सुने। उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनिए, सवाल पूछिए और सुनिए। यही सबसे जरूरी बात है। उन्हें सुनिए। अपनी सोच उन पर मत थोपिए, बिल्कुल मत थोपिए। हमें पता है कि हो सकता है आप सही हो, लेकिन आपका बच्चा ये नहीं सुनना चाहता कि आप सही हैं, और आपका बच्चा ये मानना भी नहीं चाहता कि आप सही हैं, खासकर जब वो सिस्टम से नाराज और गुस्से में हो। आपको चाहिए कि वे खुद धीरे धीरे समझें कि शायद वे गलत थे और वे उस प्रक्रिया से विनम्रता के साथ गुजर सकें। एक छोटा बच्चा सबसे कम यही चाहता है कि वो कहे, जिन सब बातों पर मैंने आप लोगों से लड़ाई की, मैं गलत था और आप सही थे और मैं माफी चाहता हूँ। बच्चे ऐसे नहीं होते, उनमें भी गर्व और अहंकार होता है। इसलिए आप नहीं चाहेंगे कि आप उन्हें ऐसी स्थिति में ले जाएं जहां वे सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए सच को मानने से इनकार कर दें। ये सबसे बुरी चीज है जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बात सुने और उन्हें खुद समझने दें कि कुछ गलत है, तो ये सोच आगे चलकर बहुत काम आ सकती है। फिर से कह रहा हूं, बहस मत करो। आपका लक्ष्य समझदारी से बातचीत करना है ताकि पता चले वे किस स्थिति में हैं और क्या वे अभी भी सोच पा रहे हैं। आप पलट कर पूछ सकते हैं, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? या जब आप सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब पर एक बेहतर बुनियादी सवाल पूछें। जब आप ऐसा कहें तो कहें, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपका मतलब एक्स, वाई और जेड है? अपने बच्चों के साथ वो बातचीत करें और फिर इस हफ्ते के अंत में चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप मुझे कॉल करके बताइए कि अपने बच्चों के साथ उस बातचीत में क्या हुआ। बस उनसे वही सवाल पूछिए। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे ये इसलिए पसंद आया क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे पास कितनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन कभी-कभी हमें मदद के लिए ठोस चीजों की जरूरत होती है। लोगों को उस कगार से वापस लाना, उन्हें बार-बार दिखाना और याद दिलाना कि शायद जो बातें वे मानते हैं वो सही नहीं हो सकती। ये इसलिए नहीं कि आप सही हैं, बल्कि इसलिए कि वे खुद ये महसूस करें। ये ब्रेन वॉशिंग, हेर फेर और पंथों के खिलाफ बदलाव लाने की कोशिश करने का पहला कदम है। हम सब जानते हैं कि जब कोई किसी पंथ का हिस्सा होता है, अगर आप जाकर उनसे कहें कि तुम्हें इस पंथ का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो वो तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उन्हें ये याद दिलाएं कि इस पंथ में रहकर वे क्या खो रहे हैं, तो वो फर्क ला सकता है। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।